डियर स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे मानव में श्वसन तंत्र या मानव का श्वसन तंत्र है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो श्वसन तंत्र जानने से पहले अपन जानेंगे श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन ये नहीं कोई अपन वायु ग्रहण कर रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 को छोड़ रहे हैं, उस क्रिया को पूर्ण रूप से अपन श्वसन की क्रिया नहीं कर सकते। तो श्वसन क्या होगा, उसकी जो परफेक्ट जो परिभाषा डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो देखो। वह जैविक क्रिया जिसके अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जो चीज अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसका पहले पाचन होगा, पाचन के बाद उसका अवशोषण होगा, अवशोषण के द्वारा रक्त वाहिनियों के द्वारा जो शरीर की समस्त कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर पहुंचाया जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर इन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसके अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल या H2O, जल, ऊर्जा व CO2 बनती है। ठीक है, ऊर्जा है इसको ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है, जल को शरीर के कार्यों में यूज कर लिया जाता है, जबकि CO2 को वापस श्वसन की क्रिया के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। अतः श्वसन की परिभाषा क्या होगी, वह जैविक क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल, ऊर्जा व CO2 का निर्माण होता है, वह कहलाता है श्वसन। श्वसन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। ठीक है, जो बाह्य श्वसन है वो क्या होगा, देखो। जब बाह्य वातावरण से अपन वायु को ग्रहण करते हैं, वातावरण से अपन वायु ग्रहण कर रहे हैं, फेफड़ों के अंदर जाती है और वहां से वायु को अपन इन फेफड़ों से वायु को वातावरण के अंदर छोड़ते हैं, ये तो जो श्वसन होता है वो कहलाता है बाह्य श्वसन। वातावरण से वायु ले रहे हैं या ऑक्सीजन को लेते हैं तथा फेफड़ों से CO2 को शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं, और ये जो क्रिया होती है वो कहलाती है बाह्य श्वसन। नेक्स्ट आता है श्वसन का अगला प्रकार आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन है, ये ध्यान रखना, कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, तो कोशिका के बाहर जो श्वसन की क्रिया हो रही है वो बाह्य श्वसन, जबकि आंतरिक श्वसन की जो क्रिया है वो कोशिकाओं या सेल के अंदर होती है। कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जैसे भोज्य पदार्थ जैसे कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो वहां पर उन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे जल, ऊर्जा व CO2 का निर्माण होता है, और ये जो क्रिया है वो कहलाती है आंतरिक श्वसन। यानी परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या कोशिका के अंदर होने वाले जो भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है वो कहलाता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है अनोक्सी श्वसन और नंबर 2 ऑक्सी श्वसन। ये जो अनोक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन है, दोनों की दोनों क्रियाएं हैं, ये दोनों कोशिकाओं के अंदर होती है। अनोक्सी श्वसन नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। आंतरिक श्वसन क्या था, भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। तो अनोक्सी श्वसन क्या हो जाएगा, जब भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर ऑक्सीकरण होता है। जब कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, उसे कहा जाता है अनोक्सी श्वसन। सेकंड है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे कहा जाता है ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ये तो थे श्वसन के प्रकार। अब जो नेक्स्ट अपन देखते हैं वो है श्वसन अंग व श्वसन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे श्वसन अंगों के बारे में। तो श्वसन अंग क्या होते हैं, देखो। श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जो शरीर के अंग होते हैं वो कहलाते हैं श्वसन अंग। ठीक है, कौन कौन से हैं, देखो। नासा छिद्र, नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ,
श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और फेफड़े। ठीक है, और जितने भी श्वसन अंग श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि ये सारे के सारे अंग हैं किसमें भाग ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया में। इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से, यानी एक ही कार्य को सारे अंग संपन्न कर रहे हैं, इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं श्वसन तंत्र। ऐसे भी कह सकते हैं श्वसन अंग आपस में मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, तो श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। अब अपन देखते हैं श्वसन तंत्र की स्ट्रक्चर, सभी जो अंग हैं क्या क्या कार्य करते हैं, कहाँ उसकी स्थिति होती है, तो इस डायग्राम में देखेंगे श्वसन तंत्र की संरचना। देखो सबसे पहला जो अपना श्वसन अंग है वो क्या था, नासा छिद्र। जो अपने नाक जो नोज होते हैं उसके अंदर एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं। जो सामने जो अपने जो छिद्र दिखाई देते हैं नाक के अंदर वो कहलाते हैं नासा छिद्र। यहां से वायु प्रवेश करती है। नासा छिद्र से जैसे ही आगे चलते हैं, नासा छिद्र बोलते हैं नासा गुहा के अंदर, जिसको कहा जाता है नेसल कैविटी या नासा गुहा जिसको बोलते हैं। जो नासा गुहा है ये भी एक जोड़ी होती है। साथ ही नासा गुहा के अंदर श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म के अलावा रोम समान संरचना या बाल है, ये नासा गुहा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही वायु इनके अंदर नासा छिद्र में प्रवेश करती है, यहां से आएगी नेसल कैविटी के अंदर, तो वायु के साथ जो भी धूल के कण आते हैं या तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु आते हैं, इनको जो रोकने का जो कार्य है वो किया जाता है श्लेष्म रोम के द्वारा किया जाता है। नेसल कैविटी है ये आगे जाकर के खुलती है फेरिंग्स ग्रसनी के अंदर। पिछली क्लास में अपन ने बताया था कि जो फेरिंग्स है वो पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र, फेरिंग्स या ग्रसनी है वो पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का सम्मिलित अंग होती है। पाचन की क्रिया में भाग लेती है और श्वसन की क्रिया में भी भाग लेती है। यहां से एयर आती है, ठीक है, जबकि ये है ओरल कैविटी। ये जो आपको ब्लैक कलर जो हाईलाइट कर रखी है ये तो है ओरल कैविटी या इसको बोलते हैं मुख गुहा। ग्रसनी के अंदर ये पाई जाती है ढक्कन समान संरचना। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। अब ये कार्य कैसे करता है, देखो जैसे ही एयर आती है तो एयर के समय जो एपिग्लोटिस है ये बंद होता है, ठीक है, तो एयर सीधी प्रवेश कर जाती है किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर या श्वास नली के अंदर प्रवेश कर जाती है। जबकि जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भाई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय भी श्वास की क्रिया होती रहती है, तो भाई भोजन कभी श्वास नली के अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसको जो रोकने का कार्य है वो किया जाता है एपिग्लोटिस के द्वारा। जैसे भोजन ओरल कैविटी से होता हुआ आता है ये टकराता है एपिग्लोटिस से। अब जो एपिग्लोटिस है ये वहां मुड़ करके ये ऐसे मुड़ जाती है और इस श्वास नली को कवर कर लेती है, यानी यहां से ये जो ढक्कन समान संरचना है ऐसे मुड़ेगी और मुड़ करके इस श्वास नली को कवर कर लेती है। अब जो भोजन है सीधा श्वास नली के अंदर प्रवेश न करके सीधा ओसोफेगस के अंदर या इसोफेगस के अंदर चला जाता है, ग्रासनाल में प्रवेश करता है। जब अपन केवल श्वास की क्रिया करते हैं या श्वास लेते हैं उस समय जो एपिग्लोटिस है वो बिल्कुल ऐसे होता है, जो श्वास है ऐसे आता है और सीधा श्वास नली के अंदर प्रवेश कर जाता है। अतः श्वास नली में भोजन को प्रवेश करने से रोकने का कार्य है वो एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये तो तब ग्रसनी। और जो नेक्स्ट आता है नंबर 4 कंठ, जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। यहां पर आपको जो ये खुली हुई संरचना नजर आ रही है ये होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर भाई ये जो लैरिंक्स है इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को बोलते हैं घंटी या ग्लोटिस कहा जाता है, ठीक है। ये है फिर कोई उपास्थ्या इसके अंदर पाई जाती है। अब जैसे ही एयर आगे घंटी के माध्यम से प्रवेश करती है ट्रैकिया के अंदर, जिसको बोलते हैं श्वास नली। तो श्वास नली है इसके ऊपर ये सी शेप या अर्ध सी, जो सी आकृति के अर्ध गोले समान ये छल्ले पाए जाते हैं,
ये छल्ले उपास्थीयों के निर्मित होते हैं। इन छल्लों का कार्य होता है ये जो दोनों जो श्वास नली है इसकी दोनों सतह को पकड़ करके रखता है, जिससे ये श्वास नली आपस में चिपके नहीं। यानी कि ये जो एक सतह ये होती है, एक सतह ये होती है। अब ये इसको यहाँ से ऐसे कवर करके रखता है। दोनों को जो सतह होती है उनको ऐसे चिपकने से रोकने का जो कार्य है वो किया जाता है इन रिंग के द्वारा किया जाता है, जो उपास्थि से निर्मित होते हैं। श्वास नली जैसे वक्ष स्थल पर पहुंचती है तो वक्ष स्थल पर जाकर के ये दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जिनको कहा जाता है भाई श्वसनी या ब्रोंकस इनको बोलते हैं। श्वसनी है ये दोनों फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। फेफड़ों के अंदर श्वसनी प्रवेश करने पर ये काफी शाखाओं के अंदर, छोटी छोटी शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। इन शाखाओं को कहा जाता है ब्रोंकियोल या श्वसनिका, ठीक है, ब्रोंकियोल या श्वसनिका इन शाखाओं को कहा जाता है। इन शाखाओं के लास्ट भाग पर एक कटोरे नुमा या फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं वायुकूपिका। ये जो रेड कलर में जो फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं वायुकूपिका। वायुकूपिका है ये ही वो स्थल होती है जहां पर ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान, एक जो गैसों का आदान प्रदान होते हैं। ये जो वायुकूपिका है रक्त वाहिनियों के संपर्क में होती हैं और रक्त वाहिनियों के संपर्क में रहने के कारण यहीं पर ही O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है। एक भाई जो दोनों फेफड़े हैं इन दोनों फेफड़ों के अंदर टोटल जो वायुकूपिका है वो लगभग 60 करोड़ के समथिंग दोनों फेफड़ों के अंदर वायुकूपिकाएं पाई जाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो अपना श्वसन अंग है जो जिसको मुख्य श्वसन अंग भी कहा जाता है वो होते हैं एक जोड़ी फेफड़े। भाई जो एक जोड़ी फेफड़े हैं ये भी दो है, एक तो राइट साइड हो गया है उसको बोला गया है दायां फेफड़ा, जो लेफ्ट साइड है उसको बोला गया है बायां फेफड़ा। जो दाएं साइड वाला जो फेफड़ा होता है ये 3 पालियों के अंदर विभक्त होता है। एक पाली ये होती है, दूसरी ये और तीसरी ये पाली होती है, नंबर 1 2 3, 3 पाली। जो दाएं तरफ वाला जो फेफड़ा है वो 3 पाली के अंदर, जबकि बाएं तरफ वाला बाएं लेफ्ट साइड जो फेफड़ा होता है ये 2 पालियों के अंदर विभक्त होता है, ठीक है। ऊपर एक पाली, एक छोटी पाली होती है और एक बड़ी पाली होती है। यहाँ पर आपको देखना ये फेफड़ा कुछ अंदर ही और दसा हुआ है, यानी ऐसे की जो संरचना आपको दिखाई इन दोनों के मध्य में पाया जाता है अपना हृदय, जो हार्ट होता है ये इन दोनों के मध्य में होता है, ठीक है। अब जैसे ही इन फेफड़ों की जो संरचना देखें, जो अपने जो फेफड़े जहां पर उपस्थित है तो जो फेफड़े हैं ये गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, जो वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं, थ्रोसिस कैविटी इनको बोलते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। तो फेफड़े हैं इनके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है। इस आवरण को बोलते हैं विसरल प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही फेफड़ों के जो चारों ओर जो आवरण इसको बोल दिया विसरल प्लूरा। इसके अलावा जो फेफड़े हैं इनको कवर किए हुए होते हैं, जो अपनी जो पसलियां होती है, जो रिब्स होती हैं इनको चारों तरफ से कवर किए हुए होती हैं। इन पसलियों के अंदर की तरफ एक आवरण पाया जाता है उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है। पसली के अंदर ये वक्ष गुहा के आंतरिक सतह पर पाया जाता है पैराइटल प्लूरा, ठीक है। जबकि फेफड़ों के चारों ओर पाया जाता है विसरल प्लूरा। अब इन आवरणों के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, ठीक है, जिस गुहा को बोलते हैं, जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। यानी कि एक तो भाई जो वक्ष गुहा है उसके अंदर की तरफ आवरण, एक फेफड़ों के चारों तरफ आवरण हो गए, 2 आवरण हो गए। उन दोनों आवरणों के मध्य में जो स्पेस बची उस गुहा को कहते हैं प्लूरल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। इस प्लूरल कैविटी के अंदर भरा हुआ होता है प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये फेफड़ों को बाह्य आघात होते हैं या जो दबाव होता है उससे बचाने का जो कार्य है इस प्लूरल फ्लूइड के द्वारा किया जाता है।
ये तो संरचना थी किसकी, फेफड़ों के। फेफड़ों के जस्ट नीचे पाया जाता है डायफ्राम, ठीक है। जो यू आकार की जो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है वो होता है डायफ्राम। ये तो अपन ने देखी थी जो अपना जो श्वसन तंत्र है इसकी संरचना या बनावट, ठीक है। अब अपन अगला जो टॉपिक अपना होगा वो होगा श्वसन तंत्र की क्रिया विधि। सांस लेने की जो क्रिया है कैसे करते हैं, श्वास छोड़ेंगे, श्वसन की क्रिया विधि या ब्रीथिंग जो अपन बोलते हैं वो उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्वसन कैसे लेते हैं, श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो ये देखना। श्वसन की क्रिया है इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, तो निःश्वसन और दूसरा है उच्छ्वसन। निःश्वसन क्या होते हैं, वायु को वायुमंडल से शरीर के अंदर फेफड़ों के अंदर लेने की जो क्रिया है वो कहलाती है निःश्वसन। उच्छ्वसन के अंदर बिल्कुल इसके विपरीत होता है, इन फेफड़ों से वायु को शरीर से बाहर वायुमंडल में जो उत्सर्जित करने की जो क्रिया है वो कहलाते हैं उच्छ्वसन। तो सबसे पहले देखते हैं निःश्वसन। इन निःश्वसन की क्रिया कैसे होती है। जो फेफड़े हैं ये कभी भी संकुचित नहीं होते हैं, यानी कि फेफड़े कभी भी न तो संकुचित होंगे न विकुचित होते हैं। जो वक्ष गुहा का जो आयतन है इसमें परिवर्तन होने के कारण ही निःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया होती है। देखो जो अपने फेफड़े हैं इनके चारों ओर अपनी जो रिब्स होती हैं या पसलियां ये पाई जाती हैं। तो पसलियां आगे की तरफ तो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, जबकि पीछे की तरफ कोलमन से या कशेरुतंत्र से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, ये स्टर्नम है जिससे आगे की तरफ जुड़ी हुई है और पीछे की तरफ कोलमन से जुड़ी हुई होती है। इन दो पसलियों के मध्य में, दो जो पसलियां होती हैं सभी दो पसलियों के मध्य में जो पेशियां पाई जाती हैं उन पेशियों को कहा जाता है इंटरकोस्टल पेशियां इनको कहा जाता है, अंतर पशुका पेशियां इनको बोलते हैं, ठीक है। जो इंटरकोस्टल पेशियां हैं ये दो जोड़ी होते हैं, जिसमें एक जोड़ी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पेशियां, जबकि एक जोड़ी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल पेशियां होती हैं। इन्हीं में संकुचन के कारण ही निःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया होती है। तो अपन क्या देख रहे थे, निःश्वसन। निःश्वसन की क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पेशियों के अंदर संकुचन होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन के कारण जो स्टर्नम है ये नीचे की तरफ झुकता है, जबकि जो पसलियां ऊपर की तरफ होती है। जैसे श्वास लेने की ऐसे श्वास लेंगे तो देखना पसलियां ऊपर की तरफ आती हैं और स्टर्नम नीचे की तरफ। तो स्टर्नम तो नीचे की तरफ गया और पसलियां ऊपर की तरफ थोड़ी बाहर की तरफ आती हैं, ठीक है। साथ ही जब इन पेशियों में संकुचन होता है तो इन्हीं के साथ जो डायफ्राम के अंदर पाई जाती हैं रेडियल पेशियां, इन रेडियल पेशियों के अंदर भी संकुचन होता है। तो डायफ्राम की जो रेडियल पेशियां हैं इनमें संकुचन होने के कारण अब ये जो डायफ्राम है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। इन पहले तो ये यू आकृति का था, यहाँ पर भी देखना यू आकृति का था, और अब जो ये डायफ्राम है बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाता है या सीधा हो जाता है। जो अब इतना जो स्पेस है वो क्या हो गया, बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के कारण इन सभी दोनों क्रियाओं के कारण एक तो पेशियां जो हमने पसलियां ऊपर हो रही है और थोड़ी बाहर निकल रही है, साथ में जो डायफ्राम है वो एकदम फ्लैट हो रहा है, जिसके कारण जो वक्ष गुहा का आयतन है, थ्रोसिस जो कैविटी है उसका आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ने के कारण अब फेफड़ों को थोड़ा फैलने के लिए क्या हो जाता है, स्पेस मिल जाता है। जैसे ही फेफड़े थोड़े फैलते हैं तो उस समय क्या होता है, अब इन फेफड़ों के अंदर उपस्थित जो वायुदाब होता है, फेफड़ों का जो वायुदाब है, जो फेफड़ों में उपस्थित जो वायु का वायुदाब है वो वायुमंडल में उपस्थित जो वायुदाब है इससे कम हो जाता है, ठीक है। और वायु का एक नियम होता है, ये हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, फेफड़ों को फैलने के लिए स्थान मिल गया, अब जो फेफड़ों का जो वायुदाब है वो निम्न हो जाता है या कम हो जाता है, जबकि जो बाहर वायुमंडल का जो वायुदाब है वो उच्च हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किसकी तुलना में, फेफड़ों के वायुदाब की
तुलना में। अब जो वायु है वो उच्च वायु दाब से कहा जाएगी निम्न वायु दाब, यानी कि अब ये नाक से होती हुई ये प्रवेश कर जाती है किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। और ये जो क्रिया है वो क्रिया कहलाती है निःश्वसन कहलाती है। ठीक है, अब जो सेकंड जो श्वसन की जो क्रिया है जो वो होगी उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होती है, बिल्कुल इसके विपरीत होती है। इसके अंदर क्या होगा, जो वायु है ये क्या आएगी, शरीर से बाहर आएगी। ठीक है, तो निःश्वसन के अंदर क्रिया क्या हो रहा था, जो वायु है शरीर के अंदर प्रवेश कर रही थी। तो देखें उत्सर्जन क्रिया क्या, उत्सर्जन के अंदर क्या, जैसे ही वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, अब इंटरनल इंटरकोस्टल जो पेशियां हैं इनके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। इंटरनल इंटरकोस्टल पेशियों के अंदर संकुचन होने के कारण जो पसलियां हैं वो वापस अपनी अवस्था में थे। जैसे निःश्वसन में अपन ने श्वास ली तो पसलियां आ गई ऊपर की तरफ। अब जैसे ही वायु को अपन छोड़ते हैं धीरे धीरे तो पसलियां नीचे की तरफ आ जाती हैं। और डायफ्राम के अंदर उपस्थित जो रेडियल पेशियां होती हैं उनमें भी संकुचन समाप्त हो जाता है, जिससे डायफ्राम फ्लैट से वापस अपनी स्थिति यानी कि उल्टे यू आकार की स्थिति के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब डायफ्राम जैसे यू आकार की स्थिति में आया, पसलियां नीचे की तरफ गई, अब जो वक्ष गुहा का आयतन है ये कम हो जाता है। अब वक्ष गुहा का जो आयतन कम होने के कारण अब जो फेफड़े हैं उनके ऊपर हल्का सा दाब पड़ता है, जिसके कारण अब जो फेफड़ों के अंदर उपस्थित जो वायु दाब है वो बाहर यानी वायुमंडल में उपस्थित वायु के वायु दाब से ज्यादा हो जाता है। निःश्वसन में क्या हो रहा था, फेफड़ों के अंदर जो उपस्थित जो वायु दाब है वो कम हो रहा था, किसकी तुलना में, वायुमंडल में उपस्थित वायु दाब की तुलना में। ठीक है, तभी उत्सर्जन में बिल्कुल विपरीत, वक्ष गुहा का आयतन तो कम हो गया, कम होने के कारण जो फेफड़ों के अंदर उपस्थित वायु दाब है ये कम हो जाता, सॉरी ज्यादा हो जाता है, किसकी तुलना में, वायुमंडल में उपस्थित वायु दाब की तुलना में। अब वायु का नियम क्या है, वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती है। ठीक है, तो अब जो वायु है ये फेफड़ों से होती हुई तो यह श्वास नली से होती हुई और नाक के द्वारा बाहर आ सकती है। ठीक है, और ये जो क्रिया है वो कहलाता है उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। 1 मिनट के अंदर जो श्वसन की क्रिया है वो लगभग 16 से 20 बार श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यानी कि एक श्वसन की पूर्ण श्वसन किसे कहेंगे, जिसके अंदर एक श्वसन क्रिया जिसके अंदर एक बार निःश्वसन हो जाए और एक बार उत्सर्जन हो जाए वो तो क्या कहलाएगा, श्वसन। ठीक है, तो 1 मिनट की बात करें तो जो श्वसन की जो क्रिया है वो कितनी बार होती है, 16 से 20 बार की श्वसन की क्रिया होती है। ये तो थी श्वसन की क्रिया विधि।